एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर एक छोटा सा डाउट था सर। अगर कंडीशन हमें पूछी हो कि द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इनसाइड ए ट्रायंगल, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? मैं एक्चुअली भूल गया। फॉलोइंग पॉइंट लाई इनसाइड द ट्रायंगल, आई डेंट। कौन सा सर पॉइंट? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट दिया है, एंड फिर पूछा गया कि वो फोर्थ कोऑर्डिनेट उस ट्रायंगल के अंदर लाई करता ठीक, है, यानी तो उसमें बता क्या थी? बताता हूँ। हालांकि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन अभी हम लोगों ने क्लास में टेकअप नहीं किया, बट कॉन्सेप्ट आपको पता है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ गौरव, जस्ट होल्ड ऑन बेटा। देखो, अब तक जो लोगों को पिछली स्लाइड देखनी है देख लें। ये पिछली स्लाइड थी। बेसिकली देखो क्या था कि अगर मान लो ऐसा एक ट्रायंगल है, सभी लोग इस बात को समझ लो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आइडिया सिंपल है कि जब आपको तीनों वर्टिसेस दी हुई है, मान लो ए वर्टेक्स दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है। बी वर्टेक्स दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है। और सी वर्टेक्स भी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। बेटा जब कोऑर्डिनेट गिवन है मतलब आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लो कि ये लाइन का इक्वेशन, ये ए सी लाइन का इक्वेशन मान लो कुछ आपने लिखा, क्या लिखेंगे आप भाई? y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इसकी कुछ आएगी, निकाल लोगे स्लोप, क्योंकि दोनों वर्टिसेस गिवन है तो स्लोप मान लो m आ यस गया। सर। और x - x1। x - x1। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया, सपोज करो कि इक्वेशन आ गया lx प्लस my प्लस n0। ये m नॉट स्लोप है। तो हाँ जी सर। अब आपने, अब आपको पता है एक लाइन, ये लाइन का इक्वेशन आपको पता है, और ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी पता है। अब मान लो आपको कोई तीसरा पॉइंट दिया हुआ, कोई भी पॉइंट दिया हुआ, वो पॉइंट मान लो पी है, और उसका कोऑर्डिनेट सपोज करो, उसका कोऑर्डिनेट है, कुछ भी ले लें, x0 y0 मान लो। यस सर। और आप चाहते हो कि वो पॉइंट पी इस ट्रायंगल के अंदर लाई करे, यही चाहते हो ना? हाँ जी सर। कंडीशन। तो देखो, अगर ये पॉइंट पी इस ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, विद रिस्पेक्ट टू लाइन ए बी, ये जो पी पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है दोनों सेम साइड पर होंगे। हाँ जी सर। पी एंड बी लाई ऑन सेम साइड, ये एक पहली कंडीशन है। और यस सर। यही यही बात ए बी लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ए बी, सॉरी, मैंने अभी ए बी नहीं ए सी के लिए लिखा, पहला वाला किसके लिए लिखा? AC। ए सी के लिए लिखा। अब हम बोलेंगे ए बी के लिए, ए बी लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख तो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ए बी क्या होना चाहिए? पी एंड सी, ये वर्टेक्स सी और वर्टेक्स पी लाई ऑन सेम साइड। इससे हो क्या रहा, हम डिनाई कर रहे हैं, क्या डिनाई कर रहे हैं? अगर ए बी के रिस्पेक्ट में पी और बी सेम साइड पर हैं तो इस साइड में, इस वाले साइड में नहीं हो सकता। यस सर। इसी तरह से अगर हमने बोला, अगर हमने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू ए सी सेम साइड पर है तो इधर वाला डिनायल हो गया। अगर मैंने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू ए बी पॉइंट पी और पॉइंट सी सेम साइड पर है, मतलब हमारा पॉइंट इस साइड में नहीं हो सकता। हाँ जी सर। और यही बात अगर थर्ड कंडीशन में डाल दें, क्या? विद रिस्पेक्ट टू बी सी, कौन सा पॉइंट? पॉइंट P एंड A आर ऑन द सेम साइड। हाँ, लाई ऑन सेम साइड। तो अगर ये कर देंगे तो हमारा क्या डिनायल हो जाएगा कि पॉइंट हमारा इधर नहीं हो सकता। तो पॉइंट बाहर साइड हो ही नहीं सकता, तो कहां होगा? इन साइड होगा। दिस इज द एंड कंडीशन। सर। बट इसके भी शॉर्टकट्स हैं, इसलिए अभी उस पर ऐसे जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। क्वेश्चन करते समय बहुत सारे दूसरे टेक्निक्स भी मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, तो अभी अभी इस पर डिस्कस नहीं करते, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा, ठीक है। सो जस्ट कम टू द प्रॉब्लम।
क्वेश्चन ये डिस्प्ले हो रहा है जिसको फटाफट इसको जरा सॉल्व करिए। आलू पराठा का मैं खा। सर क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में वो फ्रैक्शनल पार्ट है। नहीं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी ब्रैकेट है। ओके सर। तो फर्स्ट ए, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी इस तरह के सम्स आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे दिया टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस सेंट्रॉइड इज दिस, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हो जाएगा? डन सर डन। बिल्कुल। थर्ड वर्टेक्स कैसे निकलेगा? तो अगर आप बोलते हैं कि x1 थर्ड वर्टेक्स x1 प्लस -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सेंट्रॉइड 0। तो ऑब्वियसली ट्रिपल ऑफ सेंट्रॉइड करके x1 की वैल्यू आ जाएगी ना, क्या 1 - 5 दैट इज इक्वल टू -4। इसी तरह से आपने बोला कि y1 अगर थर्ड वर्टेक्स है, y कोऑर्डिनेट तो y1 प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन वर्टेक्स इज 4 एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज -3। यहां से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9 - 6 कितना आ गया? -50। तो ये कैलकुलेशन तो सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ऐसे बी और सी पार्ट फटाफट जल्दी करो आंसर। बी पार्ट में क्या बोला? द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 1, 2 h, -3 -4, k। फाइंड द वैल्यू। तो डेफिनेटली आपने क्या किया बोलो? सेंट्रॉइड दिया हुआ 5 सेंट्रॉइड निकाल लिया। हाँ, तो सेंट्रॉइड निकाला। सेंट्रॉइड दिया हुआ अगर इन्होंने 5, तो आया 1 प्लस h एंड -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट? 5। तो यहां से h की वैल्यू आ गई। h इज इक्वल टू हाउ मच? 18 आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से k की वैल्यू निकल जाएगी आपकी कैसे? 2 -3 प्लस k डिवाइडेड बाय 3 इट इज गिवन एज -1। तो यहां से k की वैल्यू आपको मिल गई -3 + 3 0 -2। यस सर। और फिर h प्लस k क्या आ गया? तो स्क्वायर रूट ऑफ जो क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है, h प्लस k इज इक्वल टू हाउ मच? 16 का स्क्वायर। 16 स्क्वायर। एंड h प्लस 3k क्या आ गया? 12 का स्क्वायर। यस सर। एंड 16 स्क्वायर इज रूट ऑफ 256 and it is 144. So net this quantity become 144 20 is the answer. तो सिंपल कैलकुलेशन। सी पार्ट का आंसर बताओ क्या किया आपने? It says that vertices of triangle are 1, a, 2, b and c square, -3. Then prove that its centroid cannot lie on y-axis. अच्छा, सेंट्रॉइड अगर y एक्सिस पे होगा तो कैसे पता चलेगा? y एक्सिस की क्या खासियत होती है? y एक्सिस पे x 0 होता है। y एक्सिस पे x 0 होता है। तो सेंट्रॉइड अगर y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो हमें दिखाना है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ g इज नॉट इक्वल टू 0। निकाल लो x कोऑर्डिनेट ऑफ g, क्या निकल आ रहा है बोलो यहां से? 1 + 2 + c square divided by c square by 3। तो ऑब्वियसली इट इज c square
plus 3 Plus divided by 3 3, definitely it is plus positive. 3. It is always positive. Yes, It sir. cannot be 0. Similarly, बोला गया find the condition that the centroid may lie on x-axis. May lie on axis. Centroid lies on x-axis. Something lies on x-axis means y coordinate is 0. 0. Y coordinate of centroid, if you figure out y coordinate of centroid, comes out to be how much? A plus B minus plus B 3 minus 3 upon 3. upon 3. If it is 0, this implies what? A plus B shall be equal to 3. 3. So if the parameter A and B add up to become 3, then the centroid may lie on x-axis. Means centroid will lie on x-axis if this holds good. Yes. तो जो एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी स्कूल लेवल की प्रॉब्लम मिलती है वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं. अब इसमें जैसे ए पार्ट है तो सिमिलर टाइप का है, अपने आप कर जाना या कर लो. चलो ए एंड बी पार्ट आंसर करके बताओ क्विकली. 2 पार्ट है, कैलकुलेशन लेकर के आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट ईच. ओके. धीरे धीरे. कैसे कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को? अगर सर एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें मिड पॉइंट है तो पहले सब मिड पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब कि यस सर, और फिर उससे उसका डिस्टेंस. बस सर 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ. एबीसी के वर्टिसेस नहीं गिवन है, मिड पॉइंट डी एफ के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. बीसी का मिड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? डी है, जो कि दिया हुआ है -2,3. सीए का मिड पॉइंट ई है, गिवन एज 4,-3. AB का मिड पॉइंट एफ है, गिवन एज 4,5. तो जो कॉन्सेप्ट आप पहले लर्न कर चुके हो उसके बेसिस पर आप क्या बोलोगे कि यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एबीसी मिड पॉइंट थ्योरम से. आप ये बोल सकते हो कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा. फॉर इंस्टेंस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 4 4 प्लस 4 माइनस -2 10/2 5.
अगर मैं बोलूं कि कोऑर्डिनेट बोलो इसका, तो आप कुछ बोलोगे कि इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, यही होगा ना। माइनस इसका कोऑर्डिनेट। यस सर। इसी बात को यूज करो तो इसका आ गया 4 4 8 8 प्लस 2 माइनस 8 माइनस माइनस 2 10 10 5 5 and minus 3 add up to become 2 2 2 minus 3 प्लस is minus 1. माइनस 1। सिमिलरली आप रिमेनिंग कोऑर्डिनेट बताओ, एक बार चेक करो, कोई भी आंसर करने से पहले एक बार फाइनल चेक कर लिया करो कि कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही है। इधर क्या आया 4 and minus 2 add up to become 2 2 minus 4 is negative 2 5 3 8 plus 3 11 11 coordinate of C, if you observe, minus 2 and 4 add up to become 6 minus 2 plus 4 2 plus 4 6। हाँ, इसको ऐड करके 2 आया, 2 माइनस 4 किया ना, इन दोनों का सम, अच्छा सॉरी इसका सर, और -2। इसका सम माइनस 2 आया, हाँ माइनस उसका। हाँ एंड देन 3 and minus 3 add up to become 0 minus 5। पहले अब यस, एक बार चेक कर -2 लो, -6 सबके कोऑर्डिनेट एबीसी के कोऑर्डिनेट सबके ठीक आ रहे हैं। यस सर। यस सर। अब एबीसी के कोऑर्डिनेट करेक्ट आ गए तो इन्होंने और क्या फर्दर पूछा है जी, इन्होंने पूछा है G is the centroid, देन AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर माइनस CG स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात को आप, G अगर सेंट्रॉइड है तो G का कोऑर्डिनेट वही होगा जो ABC का सेंट्रॉइड होगा, वही DF का सेंट्रॉइड होगा। G का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाय द वे, अगर आपको कैलकुलेट करना है G, तो 10 G का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप इन तीनों का ऐड करो तो 4 4 8 माइनस 2 6 बाई 3 2 कॉमा यस सर। 5/3 2 कॉमा 5 2 5 5 5/3 5 बाई 3। यस सर। अब आप A का 2,5/3 कोऑर्डिनेट पता है, आपके पास A का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, आपके पास G का कोऑर्डिनेट है, तो आपको AG डिस्टेंस भी लिख सकते हैं आप, और BG डिस्टेंस भी लिख सकते हैं आप, और CG डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, और फिर इनको स्क्वायर करके Yes, सम sir. कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है जी, कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे AG Yes, स्क्वायर sir. क्या होगा, AG स्क्वायर क्या होगा, 12 स्क्वायर Four. प्लस 8/3 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस -1 माइनस 5/3 या 5/3 प्लस 1, 5/3 प्लस 1 मतलब 8/3 का होल स्क्वायर 8/3 64/9, ये 9 AG स्क्वायर है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि BG स्क्वायर क्या होगा, BG स्क्वायर, तो BG स्क्वायर इफ यू कैलकुलेट, B you have, G you have, G coordinate is 2,5/3, यहाँ you can write here 2,5/3 to get it done. So 16 and 5/3 minus 11 का होल स्क्वायर, 5/3 माइनस 11 का होल स्क्वायर क्या होगा, eleven minus 5/3, 33 minus 5 is how much, 28, 28/3 28/3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली CG स्क्वायर भी लिख सकते हैं, GC स्क्वायर, तो ये 416 प्लस 5/3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5/3 प्लस 5 is how much, 28 5/3 15 3 माइनस 15 प्लस 5 होगा ना, तो 10/3 का होल स्क्वायर, 10/3 yes sir 10/3 and then you add, means add these two, AG square plus BG square you add, minus CG square you subtract and calculate, get the answer. yes sir। तो अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसमें कैलकुलेशन भी होगा, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि स्ट्रेट अवे विदाउट कैलकुलेशन है। ऑल्दो एक और तरीका था, G निकालना जरूरी नहीं था, विदाउट फाइंडिंग G हम कर सकते थे। कैसे, बिकॉज ये मीडियन की लेंथ हम निकाल सकते हैं ना,
डायरेक्ट, क्योंकि ये डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ और ए का मेरे को मिल गया था। अब ये मीडियन की लेंथ निकाल के उसका 2/3 कर दो तो ये ए जी अपने आप आ जाएगा। तो ए जी इज यस सर। इक्वल टू 2/3 टाइम्स ए डी। इसी तरह से अगर मेरे को बीजी चाहिए, बीजी, तो हम लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स बीई। और सीजी चाहिए तो सीजी को क्या लिख सकते हैं, 2/3 टाइम्स सीएफ। तो लेंथ ऑफ मीडियन का 1/3 कर दो तो वर्टेक्स से सेंट्राइड की डिस्टेंस मिल जाती है, और वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। विदाउट फाइंडिंग जी ऑल्सो यू कुड फाइंड द आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड हो जाएगा जी। थर्ड भी सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप है, उसमें इतना कैलकुलेशन भी नहीं, तो थर्ड तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट ऑफ सेंट्राइड, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए साइड्स के, तो सेंट्राइड ऑफ एबीसी क्या होगा, जो सेंट्राइड एबीसी का होगा वही सेंट्राइड डीईएफ का होगा। यस सर। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है 1,1। दो साइड्स जो है उस वर्टेक्स ए से पास करने वाली जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और बोल रहे हैं सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल बताओ क्या होगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस बेटा बोलो। एक बार आप प्रीवियस स्लाइड दिखा दोगे, क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन कोई भी नोट करने का जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके डीपीपी में है। ओके ठीक है, फिर भी अगर बोलोगे तो मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा आपको। ओके सर। ये क्वेश्चन डीपीपी में होंगे, इसके अलावा भी डीपीपी में क्वेश्चन होंगे, इसलिए क्वेश्चन के बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन नोट करने के बजाय सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, दैट्स इट। तो सबसे पहले तो फटाफट डायग्राम एक बनाओ। एक ट्रायंगल है, वैसे डायग्राम आप उस तरह भी प्रॉपरली भी बना सकते हो, लेकिन उतना प्रॉपर डायग्राम का जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिर्फ देखते जाओ। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल की एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 1,1। तो चलो मान लो ये वर्टेक्स ए अपना है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,1। माइनस। अब इसके बाद में फर्दर क्या बोला जा रहा है, फर्दर बोला जा रहा है कि ए वर्टेक्स के थ्रू जो दो साइड्स हैं, मींस ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स आर। तो एक है 1,-1,2 है, -1,2, और एक मिड पॉइंट मान लो यहां है, तो आई कैन कॉल दिस मिड पॉइंट एज, इसको मान लो ई मान लो और इसको डी मान लो फॉर इंस्टेंस। तो डी और ई के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं 3,2 एंड दिस, ये भी दिया, चलो भाई लिख दिया मैंने। अब बोल रहे हैं देन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। क्या करें, सर मिड पॉइंट दिया हुआ और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, उससे बी का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ओके, और बी निकल गया, फिर और फिर ऐसे ऐसे सी सर निकल सेम जाएगा। करके यस सर, सी भी निकलेगा और फिर सेंट्रॉइड निकाल देंगे। चलो ये भी एक वर्केबल तरीका है, लेकिन इससे आसान तरीका भी है। फिर से मैं बोलूंगा सर वही। इसमें हम पाइथागोरस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अरे यार क्यों पाइथागोरस, डिस्टेंस फार्मूला कहीं भी अगर लगाना पड़े तो पाइथागोरस अवॉइड। सर पैरेललोग्राम, सॉरी सर पैरेललोग्राम जो हम हाँ, जिस पैरेललोग्राम ही अप्लाई करना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये देखो ये क्या हो गया बेटा, ये पैरेलल टू बीसी हुआ ना। यस सर। यस सर। तो अगर इसका पहले ये जो ट्रायंगल ए डी ई है, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें तो ये भी तो अगला मिड पॉइंट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। यस सर। तो अगर मैंने ई पॉइंट से पैरेलल टू ए बी लाइन ड्रॉ किया और डी पॉइंट से पैरेलल टू ए सी ड्रॉ किया, तो ये मिड पॉइंट आ गया तीसरी साइड का एफ। अब जो डीई एफ का सेंट्राइड होगा वही एबीसी का सेंट्राइड होगा। यस सर।
और एफ का कोऑर्डिनेट तो अपन लिख ही सकते हैं। एफ का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे ये लिखेंगे? आ गया। आ 3 गया -1 -1 + 3 -1 क्या आया? 1 1 कॉमा बोलो 2 + 2 4 -1 3 2 + 2 4 -1 3 आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, सर बी ऑप्शन। बस आंसर आ गया जी। तो बी सेंट्रॉयड, ऑप्शन 1, हाँ, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC is same as that of triangle सेंट्रॉयड ऑफ DEF DEF। and therefore वो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 3 + 1 -1 divided by 3 comma 2 + 3 + 2 divided by 3, so this comes out to be 1 comma बोलो 7/3। ये सेंट्रॉयड का पॉइंट। यस सर। तो आपको बस वो जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट आपने लर्न किया ना, उसको इस्तेमाल करते रहना, तो समय बचेगा। अदरवाइज तो ठीक है भाई, ये पॉइंट था तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से, इसको और इसको पता है तो ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, फिर ABC के ट्रायंगल आ गया तो वर्टिसेस आ गया, तो आप ऑब्वियसली सेंट्रॉयड फाइंड कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। जितनी बातें जरूरत है हम उतना ही Done. करेंगे, कुछ भी अननेसेसरी स्टेप नहीं करेंगे। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A whose coordinate are alpha square, 2 by alpha, beta square, 2 by beta, and gamma square, 2 by gamma. Given that alpha, beta, gamma are the root of cubic equation, this. X coordinate of centroid क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाई 3 और y coordinate of centroid क्या होगा? 2 by alpha 2 by alpha plus 2 by beta plus 2 by gamma by 3. 2 by gamma by 3. That means actually अगर सिंप्लीफाई करके देखो तो ये 2/3 times अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाई अल्फा बीटा गामा। तो कुल मिला जुला करके आपको स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स चाहिए, और क्या क्या चाहिए सर? यहाँ से दो चीजें तो आई गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन एट 2 at a time and 3 at a time, so हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 at a time भी है और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट है, और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है क्योंकि इसी के रूट है आपके अल्फा और बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है बोलो? सम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या आया? 3a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 3b। 3b, वेरी करेक्ट, 3b आएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है? -2 माइनस ऑफ -2, हाँ सॉरी +2 तो 2 आ गई। ये 3 इक्वेशन है और इन्हीं 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करो। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा, यस सर, यस, डिवाइडेड बाय 3। तो इसकी वैल्यू आएगी, सम ऑफ रूट यहाँ से 3a है, तो ये आंसर क्या आएगा? सिंप्लीफाई करो तो 3a का होल स्क्वायर मींस 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3b 6b डिवाइडेड बाय 3। एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3a स्क्वायर माइनस 2b, करेक्ट? यस सर, 3a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b। एग्जैक्टली यहाँ ये वाला आंसर भी निकाल दो। ये कितना है? 2/3 ऑफ व्हाट इज सिग्मा अल्फा बीटा? 3b और व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? 2। तो बी आ जाएगा सर, बी आ गया।
तो सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा आया वो 3a² माइनस 2b कॉमा, टू बी कॉमा बी। ठीक है जी, यस क्लियर? सर। डन यस सर सर। डन। चलो जी, Done. एक क्वेश्चन और कर दो आप जल्दी से, फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हाँ जी, बड़ा क्वेश्चन है सर। हाँ क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा दूंगा। वैसे नॉर्मली आपको मैंने बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ प्रॉब्लम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफिकल्टी। तो अगर क्वेश्चन बड़ा यस है सर एग्जैक्टली। तो सिंपल होगा, बट या रीड करने में टाइम लगेगा। तो आपके पास टोटल 5 मिनट का टाइम, 2 मिनट रीड करने के लिए और अगला 3 मिनट इसको फाइनल आंसर तक ले जाने के लिए। टेक योर टाइम। क्या क्या बात समझ में आई? सर कुछ को समझ आया, कुछ को समझ नहीं आया। देखो, जो नहीं समझ में आया, अगर वो रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो अलग बात है। कुछ बातें ऐसे भी हैं इसमें जिसको समझने की कोई खास जरूरत नहीं। अब चलो पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ो। जिनको जो लोग को समझ में आ गया वो तो कैरी आउट कर ही रहे होंगे। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लाई ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1, for us it is not important what is rectangular hyperbola. Something which is important is xy equal to 1. What does that mean? That जो ABC ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस के, उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट 1 है। ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन आपको देता है क्या, कि अगर मैं उस ट्राइंगल को मार्क करूं, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा सपोज करूं मार्क किया मैंने, तो जो इस उसके एक्स होंगे और रेसिप्रोकल्स होंगे एक दूसरे के। रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। कहने का मतलब है कि अगर एक वर्टेक्स को अगर मैं ए को मान लूं अल्फा, तो अल्फा 1/अल्फा होगा, और बी वर्टेक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बीटा 1/बीटा होगा, और सी एंड वर्टेक्स को लिखेंगे तो गामा 1/गामा। यस सर। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी थी। बाकी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, और उस पर आपको अपना समय या वक्त जाया करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एब्सिसा ऑफ एबीसी और अल्फा बीटा गामा दिया था, तो मैंने इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा ले लिया, और वाई कोऑर्डिनेट आ गया वहां से एक्स वाई इक्वल टू 1, तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। नाउ दे आर सेइंग दैट अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट डज दैट मीन? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या है? इस इक्वेशन को देखो, 3p, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 2। 2। तो एक इक्वेशन फटाफट, 2 इक्वेशन ये मिल गए आपको। सिमिलरली दे आर सेइंग दैट बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहां से आपको क्या मिला, जल्दी बोलो। Q अल्फा सॉरी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू Q एंड बीटा गामा इज इक्वल टू 4। बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 4। तो अपने को फिर से 2 इक्वेशन और मिल गए, थर्ड एंड फोर्थ। फिर वो बोल रहे हैं कि गामा एंड अल्फा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहां से भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी लिख दो। गामा प्लस अल्फा यू आर गेटिंग एट एज 2r, and gamma into alpha is equal to 8. How many equations we have? 6. 6. And how many unknowns we have? इक्वेशन तो 6 दिख रहे हैं, अननोन अपने पास कितने हैं? 6 ही है। 6 ही हैं। कौन कौन से? P अननोन है, Q अननोन है, R अननोन है, अल्फा अननोन है, बीटा अननोन है, गामा अननोन है। 6 अननोन है, 6 इक्वेशन है। तो मैथमेटिक्स क्या बोलती है? अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि जितने अननोन है उतने इक्वेशन दिए हुए, तो सॉल्व होना चाहिए। तो सॉल्व तो हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि कैसे सॉल्व होगा। अगर 6 अननोन 6 इक्वेशन को एक साथ क्लब करेंगे तो क्लमजी है। क्या आप इसमें से देख सकते हो कोई 3 इक्वेशन जिसमें सिर्फ 3 ही अननोन हो?
क्या आपको कोई 3 इक्वेशन इसमें से दिख रहा है जिसमें सिर्फ 3 अननोन ही है? अल्फा बीटा 2, बीटा गामा 4, गामा अल्फा 8। ये तीनों इक्वेशन को अगर अपन यूज करें, ये तीनों को, तो हमें अल्फा बीटा गामा मिल सकता है। क्या करें, सजेस्ट करो। सर हम 2 और 4 को डिवाइड कर कर फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई और बताओ, कोई और आइडिया दो। फिर सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेल डन, मल्टीप्लाई कर दो सबको। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो का बीटा स्क्वायर इंटू गामा का स्क्वायर आ जाएगा। 64 आ जाएगा। तो यहां से अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट की 8 आ गया 2 पॉसिबल वैल्यू आएगी, -8 और 8। और +8। तो एक कोई केस एट अ टाइम लेंगे। मान लो हम लोग ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट इज 8, तो इस प्रोडक्ट 8 के कॉरस्पॉन्डिंग अब देखो क्या होगा। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या है, 2। तो अल्फा बीटा की जगह 2 डाल दो, तो 2 गामा की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, 4। 4। और बीटा और गामा का प्रोडक्ट दिया हुआ था 4, तो अगर बीटा गामा को 4 डाल दो तो 4 अल्फा की वैल्यू 8 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। 2। गामा और अल्फा का प्रोडक्ट 8 है, तो गामा इंटू अल्फा की जगह 8 डाल दो, तो 8 टाइम्स बीटा की वैल्यू अगर 8 है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो एक आंसर तो आ गया, क्या बोलो, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 4। तो और जब कोऑर्डिनेट्स भी आ गए तब तो। हाँ, तब पी क्यू आर भी आ गया। अरे अल्फा यस और अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, तो 3p इज इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू 1 आ गई। यस सर। ऐसे q की वैल्यू क्या आ गई, बीटा एंड गामा का सम q है, तो q की वैल्यू 5 आ गई। यस सर। और गामा और अल्फा का सम 2r है, गामा और अल्फा को ऐड करो 6 आता है, 2r की वैल्यू 6 है, तो r की वैल्यू 3 आ गई। तो r भी आ गया, p भी आ गया, q भी आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, ABC इज ओके, डन। और सेंट्राइड भी आ यस सर। जाएगा, डन। तो सेंट्राइड भी आ जाएगा। अभी एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट हो जाएगा ना, अल्फा बीटा इक्वल टू -8 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप निकालेंगे। यस सर, निकल गया। तो ये जो क्वेश्चन है या पिछला क्वेश्चन है, इससे सिर्फ मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि देखो ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री कर रहे हो तो ज्योमेट्री में प्रोग्रेशन भी मर्ज हो सकता है, ज्योमेट्री में अलजेब्रा भी मर्ज हो सकता है, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री भी मर्ज हो सकती है। तो जो प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी वो ऐसे मल्टीपल टॉपिक, 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक के आइडियाज क्लब करेंगे तो अच्छी प्रॉब्लम बनेगी। और सिंगल टॉपिक का प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि वो यूजुअली जेई मेन लेवल का प्रॉब्लम है, उसको बिलो लेवल का प्रॉब्लम। तो अब आते हैं सेंट्रॉइड के, आगे चलते हैं। आप लिखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, इसको हटा दो, ये स्लाइड को चेंज कर दो। यस यस सर। सर। So write down orthocenter and its properties. Orthocenter and its properties. तो जस्ट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करके और थोड़ा सा इस पर 1-2 सवाल करके और फिर वहीं पर छोड़ देंगे, ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे। ऑर्थो मीन्स क्या होता है? ऑर्थो का लिटरल जो डिक्शनरी मीनिंग होती है वो होता है परपेंडिकुलर। वैसे ऑर्थो का बायोलॉजिकल मीनिंग भी होता है ना, मेडिकल टर्म्स में ऑर्थो मतलब बोन्स का जो हाँ, मतलब ऑर्थोपेडिक्स, हाँ, बोन्स से रिलेटेड जो साइंस है। तो ऑर्थो मीन्स परपेंडिकुलर। वहां भी है ना कि बोन के ऊपर परपेंडिकुलर हिट करो तो टूट जाती है। यस। तो ऑर्थो का मतलब हो गया कि अगर एक लाइन है और एक दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थो से ऑल्टीट्यूड की बात आती है और इसे वैसे ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड हम प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अच्छा, एक और बात है, हम लोगों ने पीछे बोला मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, राइट? यस सर। क्यों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं?
सीवास थ्योरम, क्योंकि मीडियंस किस रेशियो में डिवाइड करती है अपोजिट साइड को? 1:1, यस सर। 1:1, 1:1, 1:1, तो तीनों रेशियो का प्रोडक्ट 1 है, तो सीवास थ्योरम के अकॉर्डेंस में वो कॉन्करेंसी है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर क्या लिखो? ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, लिखते जाओ फटाफट। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। ऑल्टीट्यूड क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है कि मान लो एक ट्रायंगल ABC है, तो वर्टेक्स A से अपने अपने अपन ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC पर, इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड थ्रू A, AL। ऐसे वर्टेक्स B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AC पर, इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉन थ्रू B, BM। AL इज ऑल्टीट्यूड, BM इज ऑल्टीट्यूड। तो बोल रहे हैं कि जो तीसरी ऑल्टीट्यूड है CN, वो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। यस सर। तो ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट। तो ये ऑल्टीट्यूड है बेटा, ये भी ऑल्टीट्यूड है और ये भी ऑल्टीट्यूड है, तीनों एक पॉइंट से गुजरती है और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं H, ऑर्थो सेंटर। अब कोई आपसे बोले कि सर ये आपने बोल तो दिया लेकिन क्यों ऐसा होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि ये जो रेशियो है ना BL इज टू CL रेशियो क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे ये रेशियो होगा cot C, 1 सेकेंड, BL बाई AL क्या होगा बोलो? BL by AL, tan of this angle, agreed or not? यस Yes, सर। sir. Cot of, tan of B. tan नहीं बेटा, cot, BL by AL होगा cot B। अच्छा सर, सॉरी सर, आई थॉट बी AL बाय B। AL by B, अच्छा ठीक है। ठीक है, और इसी तरह से CL by AL क्या होगा? CL बाय AL cot C। Part of C. वेरी करेक्ट, cot C। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो BL by CL हो जाएगा cot B is to cot C। Cot C. इसी को मैं tan C is to tan B बोल सकता हूं अगर आप एग्री करो तो। Yes. Yes, sir. अब जरा इस पैटर्न को देखो, BL ये लेंथ इज टू CL ये वाली लेंथ, ये रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इधर राइट वाले एंगल का tan इज टू लेफ्ट वाले एंगल का tan, ठीक है? Yes, sir. इस एंगल का tan डिवाइडेड बाय दिस BC का जो डिवीजन है, ऑल्टीट्यूड BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों बेस एंगल के tan के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि CM बाई AM क्या होगा बोलो, तो बेस एंगल क्या हुआ, C एंगल और A एंगल, यस तो सर। tan A इज टू tan C, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मान लो ये वाला वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर N है ये वाले पॉइंट का, तो आप ये रेशियो इज टू ये वाले रेशियो बताओ क्या होगा, ये वाला रेशियो क्या होगा? tan B अपॉन tan A। तो tan B बाई tan A, और ये Tan B तीनों by को tan ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये रेशियो का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये तीनों रेशियो का दिस इंटू दिस करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। One. तो सीवास थ्योरम क्या बोलता है कि अगर रेशियो का प्रोडक्ट 1 है तो वो तीनों सेवियंस क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। दिस इज द रीजन व्हाई, दिस इज व्हाई ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। चलो ये तो आपके लिए मतलब कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, बट अच्छे क्वेश्चन में जो जेईई एडवांस टाइप की प्रॉब्लम में यूज हो सकती है ये बात। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज, फटाफट लिखते जाओ, फिर इसको नोट कर लिया, आगे चलो। Yes, sir. तो हमने बोला ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल H। Altitudes of triangle are concurrent. Altitudes of triangle are concurrent and their point of intersection is called orthocenter of triangle. It is denoted by H. Sometimes O भी यूज करते हैं, तो आप H यूज करो, O यूज करो या कोई दूसरा सिंबल यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो sometimes O for orthocenter या sometimes H यूज करते हैं। यस सर। None.
अब बात आती है कि हमें ऑर्थो सेंटर की और क्या क्या प्रॉपर्टी है। सेंट्राइड के बारे में हमने क्या बोला कि सेंट्राइड तो ट्रायंगल के हमेशा अंदर लाई करता है, बट ऑर्थो सेंटर के बारे में ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर तभी लाई करेगा जब ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के विद इन हो। यस सर। यस सर। और ऑल्टीट्यूड की बेटा, ऑल्टीट्यूड की एक खास बात होती है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो देख रहे हो कि तीनों ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर में है। लेकिन अगर अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें तो ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के एज पे आ जाती है। और ऑब्ट्यूज एंगल में तो बाहर ही चली जाती है। हाँ जी। तो एबीसी में AB और BC दोनों ऑल्टीट्यूड हैं। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है जो ऑब्ट्यूज एंगल का है, तो उसमें तो ऑब्वियस ही बात है कि दो ऑल्टीट्यूड तो बाहर ही चली जाएगी। एक ऑल्टीट्यूड अपनी क्या होगी, ये वाली होगी, ये तो चलो ट्रायंगल के अंदर से गुजर रही है। लेकिन जो रिमेनिंग दो ऑल्टीट्यूड है, कौन सी? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं इसको, और फिर यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, ये वाला, तो ये बाहर से निकलेगी ऐसे, ये बाहर जाएगी। देखो अब जब ये बाहर जाएगी तो ये दोनों ऑल्टीट्यूड कहाँ मीट करेंगी? ये वाली ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे बाहर जा रही है और ये भी बाहर जाए तो बाहर ही मीट करेगी ना, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर लाई करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर यही पॉइंट हो जाएगा, राइट एंगुलर वर्टेक्स, क्योंकि तीसरा ऑल्टीट्यूड तो यहीं से गुजरेगा ना, तो तीनों कॉन्करेंट है, इसी पॉइंट पर मीट करेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये बाहर लाई करेगा, तो ये लिख दो इसको, ये तीनों पॉइंट को लिख दो। For acute angle triangle, ortho center lies inside the triangle. For right angle triangle, it always occurs at the right angular vertex. And for obtuse angle triangle, it lies at outside of the triangle. अब अगर ये तीनों बातों को कंसेप्चुअली कंपेयर करना चाहते हो एक डायग्राम में, तो मैं वो एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो कि तुम्हारा एक बेस है ट्रायंगल का, वो AB है, AB। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि B से एक रे मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब C वर्टेक्स जो है इसी रे पर होगा कहीं, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो अब मैं C की पोजीशन अगर चेंज करता जाऊंगा तो तुम्हारे ट्रायंगल का नेचर चेंज होगा। जैसे कि मान लो C यहां है, तो ट्रायंगल तुम्हारा ऑब्ट्यूज है कि नहीं? ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे यार, ABC ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है ना, देखो ये वाला। यस सर, Yes, यस सर। Yes, मेरा माइक ऑफ है। और अगर मैं C को यहां ले जाऊं, अभी भी ऑब्ट्यूज है। मैं कुछ पोजीशंस दिखा रहा हूं आपको, यस सर। ये भी ऑब्ट्यूज है। ऐसे अगर मैं C को यहां ले जाऊं, ये अब क्या हो गया, अब ये परपेंडिकुलर कर दिया इसको, तो ये एंगल अब अपना अगर 90 हो गया, तब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बोलो है ना? यस सर। तो मान लो ये C1 है, ये C2 पोजीशन है, ये C3 पोजीशन है। अब तीनों केस में मैं ऑर्थो सेंटर दिखा रहा हूं, देखो ऑर्थो सेंटर क्या है, तो एक वर्टेक्स, बिकॉज ये वाला BC साइड को, BC रे को मैंने फिक्स रखा हुआ है, तो एक ऑल्टीट्यूड तो फिक्स है, कौन सी? ये वाली, ये लाइन तो ऑल्टीट्यूड है, बोलो हाँ या ना? यस सर। वर्टेक्स A से सामने वाली साइड पर मैंने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, एक ऑल्टीट्यूड तो मैंने फिक्स करके रख दिया, दिस इज ऑल्टीट्यूड। C3। हाँ, और अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ABC1 विच इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो C1 से जो ऑल्टीट्यूड होगा ऐसा होगा, और ये ऑल्टीट्यूड एक्सटेंड करके जब बाहर जाएगा तब जाकर के कहीं कट करेगा, और ऑर्थो सेंटर तुम्हारा यहां होगा H1। अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्चुअली होगा क्या, अगर तुमने ये C1 पॉइंट वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स को यहां ले लिया, यहां, अब क्या होगा, अब ये वर्टेक्स ऐसे, ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और ये ऑल्टीट्यूड को ऊपर ले जाएंगे तो ऑर्थो सेंटर तुम्हारा यहां आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ऑल्टीट्यूड, ये वर्टेक्स को चेंज करने पर
ये ऑर्थो सेंटर यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब इधर आ रहा, पास आ रहा है। यस जब सर। जब ये वर्टेक्स यहाँ हो गया तो ये वाला अल्टीट्यूड यहाँ से पास किया और ये दोनों वर्टेक्स यही मीट कर रहे थे, राइट एंगुलर वर्टेक्स पे मीट कर गया, देखो ये H3 आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर तुम वर्टेक्स को यहां ले जाओ, वर्टेक्स को यहां ले गए तो तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, ये वाला। अब ये ट्रायंगल में ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, और अब ये तीसरा वाला वर्टेक्स ये वाला, ये ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड, अंदर आते तो ट्रायंगल के अंदर आ गया। देखो, तो मैं सिर्फ ऑर्थो सेंटर की जर्नी दिखा रहा हूं, ये C4 की कंडीशन। तो ये ऑर्थो सेंटर कहां से कहां गुजरता हुआ आ रहा है, पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और फिर जैसे जैसे इसको जब आप यहां ले जाएंगे, ऐसा 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 यहां ले जाएंगे, अब क्या हो जाएगा ये, अब ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये वाला। अब ऑर्थो सेंटर कहाँ जाएगा, तो यही आ जाएगा, तो ये वर्टेक्स पे आ गया, राइट एंगुलर वर्टेक्स पे। तो आप राइट एंगुलर ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स पे आएगा, ऑब्ट्यूज के केस में बाहर होगा, एक्यूट के केस में अंदर होगा। और जैसे ही इसको थोड़ा और दूर ले जाओ, यहां ले लो, ये पोजीशन क्या थी, C5 था, ये है C6, ये H5 पोजीशन था। अब इस केस में अब ये ट्रायंगल ले लो, ABC6, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में तुम्हारा ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा बताओ। तो यहां से वर्टेक्स, यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, नीचे जा रही है ऐसे ऑल्टीट्यूड इधर, और ये वाली ऑल्टीट्यूड तो इधर से ऐसे आ रही है, दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ बाहर मीट कर रहे हैं, तो H6 यहाँ। तो ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर, एक्यूट में अंदर, और राइट एंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स पे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस सर। यस। अब क्वेश्चन है कि अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मैं दे दूं तो ऑर्थो सेंटर को फाइंड करने का तरीका क्या है। तो लिख दो, मेथड टू फाइंड ऑर्थो सेंटर व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नोन है तो ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डिस्कशन हो गया। तो अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, देखो, तो सबसे पहली बात याद रखो कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सारा एक ही पॉइंट होता है, याद है। यस सर। यस सर। और सेंट्रॉयड निकालना हमें आता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉयड ही ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए बोला जाएगा तो भी अपन क्या निकालेंगे, सेंट्रॉयड। कहने का मतलब है कि पहले ऐसा आंख बंद करके ऑर्थो सेंटर नहीं निकालना कि मैंने आपको ऑर्थो सेंटर निकालने का एक मेथड बता दिया, आप उस मेथड पे चढ़ के अपना शुरू हो गए, नहीं। पहले आप नेचर ऑफ ट्रायंगल देखो। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो चाहे कुछ भी बोला जाए निकालने के लिए, आप क्या निकालेंगे, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड निकाल लिया, वही सेंट्रॉयड ही सरकम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही इन सेंटर है, वही। तो सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, दे आर सेम। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इट कोइंसाइड्स विद द अदर पॉइंट लाइक सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। सर सो अगर हमें कभी भी दिया हो कोई भी 3 पॉइंट और मेंशन ना हो कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है या नहीं है, देखना तो हमें पड़ेगा पहले ना, हाँ, तो यही इसीलिए चेक बता करना ना कि होगा। पहले हमें चेक करना पड़ेगा, पहले वो दिख जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको देख के पता चल जाता है, अभी आएगा क्वेश्चन तो समझ में आएगा तुमको। अगर इक्विलेटरल नहीं है, अगर आइसोसेलेस है, तो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज एट द मीडियन ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स। आई होप दैट आल्सो यू रिमेंबर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वल साइड से वर्टेक्स फॉर्म हो रही है, ये बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की है, इसलिए ये जो मीडियन ए पॉइंट से जो मीडियन ड्रॉ करोगे, यही मीडियन ऑल्टीट्यूड भी होगा और यही मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये एंगल A/2 होगा तो ये एंगल भी A/2 होगा। तो यही मीडियन है। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, AD। AD इज मीडियन, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बोलो हाँ या ना। AD ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड पर ऑर्थो सेंटर लाई करता है, मीडियन पर सेंट्रॉयड लाई करता है, और एंगल बाइसेक्टर पर इन सेंटर लाई करता है, और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC है। यस सर। तो सरकम सेंटर भी इसी पर होगा,
ऑर्थो सेंटर भी इसी पर होगा, जैसे यहां से देखो तो ये ऑर्थो सेंटर भी इसी पर होगा, इसी पर सेंट्रॉयड भी होगा, इसी पर इन सेंटर भी होगा, और इसी पर सरकम सेंटर भी होगा। तो HOGI सारे इसी लाइन पर लाई करेंगे। ये याद रखना है, क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको रेफर करूंगा, या आप कहीं आपको स्ट्राइक करेगा तो आप थोड़ा शॉर्टकट में आंसर निकाल लेंगे। तो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल का नेचर देखो, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सेंट्रॉयड निकाल लो, बात खत्म। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसी मीडियन पर सारे पॉइंट लाई करेंगे। अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है यही ऑर्थो सेंटर है। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल पता चल गया तो तुम्हें से ऑर्थो सेंटर निकालने की जरूरत नहीं, यही पॉइंट ही गिवन ही होगा इसमें। तो अगर ए पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, तो बी का कोऑर्डिनेट ही ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये बात भी खत्म हो गई। अब इसका मतलब है कि हमें ऑर्थो सेंटर निकालने का मेथड किस केस के लिए चाहिए? मेजरली स्केलीन ट्राइंगल। हाँ, स्केलीन ट्राइंगल के लिए। तो अब लिख दो मेथड फॉर स्केलीन ट्राइंगल। ये स्लाइड को मैं चेंज कर रहा हूं, कर दूं चेंज? यस सर। तो आप लिखेंगे फॉर स्केलीन ट्राइंगल, फॉर स्केलीन ट्राइंगल। Suppose our triangle is ABC and vertices have coordinate A as x1, y1, B has x2, y2, and C has x3, y3. So A coordinate is x1, y1, B coordinate is x2, y2, C coordinate is x3, y3. मैंने बोला कि मान लो कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो, सपोज करो यहां से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और यहां से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वही ऑर्थो सेंटर है। मान लो यही पॉइंट हम जानना चाह रहे हैं H नहीं है तो हमने मान लिया कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ H, लेट ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट H, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x, y। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? हमें निकालना है x, y। अब जरा देखो, HA ऑल्टीट्यूड है तो HA BC के परपेंडिकुलर होगी, बोलो है ना? HA is perpendicular to BC। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है भाई? अगर HA परपेंडिकुलर टू BC है, इसी तरह से मैं ये भी बोल सकता हूं कि HB होगा परपेंडिकुलर टू AC। बोलो यस और नो? HC होगा परपेंडिकुलर टू AB, यस और नो? ऑर्थो सेंटर को A वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो ये लाइन ऑल्टीट्यूड है तो BC के परपेंडिकुलर होगी। ऑर्थो सेंटर को B से ज्वाइन करके जो लाइन आएगी वो AC के परपेंडिकुलर होगी। ऑर्थो सेंटर को C वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन AB के परपेंडिकुलर होगी। इज इट राइट? यस सर। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है कि -1? -1। -1। तो स्लोप ऑफ HA क्या होगा बोलो? स्लोप ऑफ HA, स्लोप ऑफ HA इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। यस सर। यहां से स्लोप आपको ऑफ BC इज इक्वल HA का स्लोप अगर लिखो, HA का स्लोप आएगा बेटा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू BC का स्लोप क्या आएगा? BC y3 माइनस y1 y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। ये दोनों का प्रोडक्ट -1। एक इक्वेशन ये है। यस सर। इसी तरह से ये इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन क्या आएगा? HB का स्लोप इंटू AC का स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 होगा। तो यहां से मेरे को मिलेगा HB मतलब y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1
इज इक्वल टू -1। ये दूसरा इक्वेशन है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ऐसे यहां से Yes, जब sir. करेंगे स्लोप ऑफ एच सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी, ये प्रोडक्ट भी -1 होगा, तो यहां से मिलेगा y माइनस y3 अपॉन x माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाई 3 y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। अब ये जो तीन इक्वेशन आपको मिल रहे हैं, ये तीन लाइंस के इक्वेशन है। अभी यस सर, 3 लाइंस। ये तीन लाइंस के इक्वेशन है। क्यों तीन लाइंस के इक्वेशन है? क्योंकि इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें इसमें सब कुछ नोन है एक्सेप्ट अननोन, ये है एक्स वाई, और यहां पर भी y और x अननोन है, बाकी सब कुछ तो नोन है ना, क्योंकि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट तो गिवन होंगे ना क्वेश्चन में। यस सर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक लाइन मिलेगी। इक्वेशन 1 भी एक लाइन है, इक्वेशन 2 भी एक लाइन है, और इक्वेशन 3 भी एक लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 है क्या, मैं लिख रहा हूं आप समझना। इक्वेशन 1 जो है ये एच ए आल्टीट्यूड का इक्वेशन, इट इज इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड एच ए। ये दो सेकंड इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड एच बी, और ये है इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड एच सी। क्यों, अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि बेटा एक बात बताओ कि अगर ये पॉइंट एक्स वाई पॉइंट यहां है या यहां है, बात तो वही होगी ना। अगर एक्स वाई पॉइंट यहां ले लो तो एच बी परपेंडिकुलर, ये एच बी ऑल्टीट्यूड के किसी भी पॉइंट के लिए ये बात होल्ड करेगी, ये वाली। ऐसे एच ए जो ऑल्टीट्यूड है, ये वाली जो ऑल्टीट्यूड है, इस ऑल्टीट्यूड पर एक्स वाई पॉइंट ऑर्थो सेंटर नहीं, कहीं भी ले जाओ, अगर यहां भी एक्स वाई ले लो तो भी यही इक्वेशन बनेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ए एच ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन एच बी का इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन सी एच ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन है। और इन्हीं में से कोई दो ऑल्टीट्यूड को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग एनी टू इक्वेशन, सॉल्विंग एनी टू ऑफ देम वी गेट ऑर्थो सेंटर। क्योंकि इन्हीं तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, तो वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ, बोलो किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा? एक्स वाई ऑर्थो सेंटर का। कोऑर्डिनेट ऑफ हाँ ऑर्थो सेंटर एच। एक्स। अच्छा, यस सर, एक्स कोई वाई मान लो मैंने फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व किया तो उससे मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिल गया, और ये जो ऑब्टेन्ड कोऑर्डिनेट है वो हमेशा तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी दो को सॉल्व करो तो तीसरा वाला मिल जाएगा। कैसे? आप कोई भी दो को मल्टीप्लाई करो तो तीसरा आ जाएगा। यस सर। तो बोलते हैं कि ऑब्टेन्ड कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेटिस्फाई थर्ड, तो ये भी लिख दो, ऑब्टेन्ड कोऑर्डिनेट, obtained value of x and y always satisfy the equation third equation। ये बात से क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी दो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे ऑल्टीट्यूड पे लाई करता है, मतलब तीनों ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट है, ये भी यहां से प्रूव हो जाएगा। तो यही स्टेप है, यही प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड बेस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके तीन इक्वेशन बनाएंगे। उनमें से दो इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर मिलेगा। वो कोऑर्डिनेट हमेशा तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस बात का एविडेंस है कि तीनों ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट हैं। दैट्स इट। तो ये पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, थियरी है, वो सिर्फ यही है। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और उसका ऑल्टीट्यूड निकाल के दिखा रहा हूं, देखो कैसे, और फिर यहीं पे क्लास को क्लोज कर देंगे। मान लो एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट हैं जी, ये एक कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया 0,0, एक कोऑर्डिनेट दे दिया 4,0, और एक वर्टेक्स दे दिया 2,4, और मैंने बोला कि इसका ऑर्थो सेंटर बताओ क्या हो। सर 2 मिनट बस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये देखो।
सबसे sir. पहले आपको ऑब्जर्वेशन में क्या, हाँ क्या ऑब्जर्वेशन हुआ बोलो। Sir, the x coordinate is the mean of the coordinates of B and C. इसका मतलब क्या हुआ? सर बेसिकली मतलब ए जो है वो मिड पॉइंट हो जाए, बेसिकली एबीसी जो है वो पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इक्विलेटरल कैसे हुआ? तुमने मतलब कुछ ज्यादा ही सोच लिया। इक्विलैटरल सर, सॉरी इक्विलैटरल आइसोसेलेस, सॉरी सर। हाँ, क्योंकि बीसी का मिड पॉइंट को अगर ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो तो ये लाइन पर तुम्हारा ये ए लाई कर रहा है, क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट और इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब राइट, ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इससे मेरे को ये पता चल गया कि जो ऑर्थो सेंटर होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। और ये लाइन कौन सी है? क्योंकि BC हॉरिजॉन्टल है तो ये लाइन वर्टिकल है। इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 2। तो बिना सॉल्व किए हुए ऑर्थो सेंटर का एक कोऑर्डिनेट तो मेरे को मिल गया, क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 2 है, तो ऑल्टीट्यूड x इक्वल टू 2 है, तो इसका ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 होगा। 2 होगा। अब एक ऑल्टीट्यूड और ले लो, ये वाली, और मैंने बोला ये मान लो ऑर्थो सेंटर है। इस ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे 2, y, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो मुझे दिख रहा है 2 होगा, और y कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया y है। अब मुझे y कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि HB, ये h है ऑर्थो सेंटर, HB इज परपेंडिकुलर टू AC। तो HB का जो स्लोप होगा और AC का स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। तो HB का स्लोप बोलो क्या होगा बेटा? HB का स्लोप y/2 है ना, क्योंकि ये 0 0 है और ये 2, y है, इनटू AC का स्लोप क्या है? AC का स्लोप क्या है? 4 डिवाइडेड बाई -2। Yes, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? -1। तो y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? हाँ yes, जी sir. सर, आ गई। क्या आई? Y1 आ गया। y1 आ गया। One y1 आ गया, मतलब है कि हमारा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 1। 1। चलो ठीक है, तो बेसिकली हमारा पर्पस था कि ऑर्थो सेंटर को इंट्रोड्यूस कर देना। अब इस पर हम लोग कल क्लास के अंदर में बस ये मेथड दोबारा रिकॉल करके और सीधे क्वेश्चंस करेंगे ऑर्थो सेंटर पे, ठीक है? सर आप एक बार Done, sir. क्लास में वो डिस्कस कर सकते हैं, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। नो, आई डोंट, बिकॉज दैट इज यूजलेस। सर बट कई बार क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने ना, के लिए कहीं जरूरत नहीं just पड़ेगी, think something so कहीं जरूरत नहीं simple. पड़ेगी, कहीं भी नहीं। आई बेट कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, वो जो ओलंपियाड टाइप के प्रॉब्लम समटाइम्स आएंगे तो वहां पर जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती। ओके सर। ठीक है, तो उसमें भी नहीं पड़ती, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पर्पस ये नहीं होता है सारे एग्जाम का कि आपको कोई स्पेसिफिक मेथड आता है कि नहीं आता। पर्पस ये होता है कि आपका दिमाग टेस्ट करना है ना, कि आप जो है बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन के भी प्रॉब्लम को प्रोसेस कर पाते हो कि नहीं। तो आप इन सारे एग्जाम्स का फिलॉसफी को समझो। सिलेबस में उन्होंने बहुत बेसिक बातें रखी हुई हैं, सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई का सिलेबस को यूज करना है, तो उसी सिलेबस पर उन्होंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ ब्रेन चेक करनी है। तो मेथड इंडिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा इधर उधर की चीजें पढ़ोगे ना, उससे आपकी क्राउडिंग होगी, दिमाग का जो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। इसलिए जितना बेसिक फंडामेंटल को कम रखो और एप्लीकेशन को ज्यादा रखो, अक्ल को ज्यादा इस्तेमाल। ओके सर। वैसे अगर बहुत इंटरेस्टेड हो तो आई वुड रिकमेंड दैट हॉल एंड नाइट एक बुक है हायर अलजेब्रा की, उसमें जाओ और उसमें सिंथेटिक डिवीजन पूरा है कंप्लीट पॉलिनोमियल्स का टॉपिक में। तो वहां से आप देखोगे तो 2 पेज का है, उसको पढ़ लो और 2-3 सवाल कर लो तो आ जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके, सो टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, वेलकम। sir. तो कल मिलते हैं क्लास में। वेरी गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट, Thank you, sir. गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।